नमस्कार सब विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका नेट जेआरएफ प्रथम प्रश्न पत्र। इसका नाम है शिक्षण एवं शोध वृत्ति की कक्षा में आज हम पढ़ेंगे इकाई पहला का जो चैप्टर 4 दिया हुआ है, उच्च अधिगम संस्थानों की पद्धति। इसके अंतर्गत शिक्षण विधियां या फिर कहें कि शिक्षण पद्धतियां दी हुई हैं अलग अलग प्रकार की। उसमें इस क्लास में हम पढ़ेंगे अध्यापक केंद्रित शिक्षण पद्धति जो होती हैं, अध्यापक केंद्रित पद्धतियाँ। इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं जो अध्यापक केंद्रित हैं, उसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें पहली विधि कौन सी? उसमें पहली है व्याख्यान विधि। अध्यापक केंद्रित पद्धतियों के अंतर्गत पहली विधि है व्याख्यान विधि। चलिए इसके बारे में देखते हैं, व्याख्यान विधि के बारे में। व्याख्यान विधि क्या है, यानी कि लेक्चर मेथड इसे बोलते हैं इंग्लिश में। ये क्या है? यह विधि पारंपरिक व प्राचीन शिक्षण विधि है, यानी कि जो व्याख्यान विधि है प्राचीन काल से चली आ रही है। शुरुआत में जब हमारे पास शिक्षा के लिए अलग अलग संसाधन नहीं थे, यानी कि शिक्षण कार्य के लिए बहुत से अलग अलग प्रकार के संसाधन नहीं थे, तो जो शिक्षक होता था वो लेक्चर के माध्यम से, यानी कि जो भी पढ़ाना चाहता था उस विषय को विस्तार से बोल के बताता था, बोल के पढ़ाता था, यानी कि बोल के पढ़ाना होता है शिक्षा। इसमें क्या होता है, व्याख्यान विधि जो लेक्चर मेथड होता है, उसको आसान भाषा में कहें तो क्या है लेक्चर मेथड। इसमें छात्र जो बैठे रहते हैं कक्षा में, इसमें बड़ी संख्या में छात्र रहेंगे और प्रोफेसर या टीचर आएगा और जो भी विषय पढ़ा रहा है उसके बारे में बोल के चला जाएगा, यानी कहानी की तरह पूरी गा कर चला जाएगा। तो ये होता है व्याख्यान विधि। और इसके बारे में छोटी छोटी बातें जो है वो हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखी हुई है। ये होगा कि प्राचीन विधि और पारंपरिक विधि, यानी कि परंपरागत रूप से चली आ रही है। यहाँ शिक्षक एक सक्रिय भागीदार होता है। शिक्षक सक्रिय भागीदार होता है क्योंकि ये अध्यापक केंद्रित है। अध्यापक की जितनी विधियां उसमें शिक्षक ही सक्रिय भागीदार रहेगा और विद्यार्थी यानी छात्र जो रहेंगे, छात्र छात्राएं, वो निष्क्रिय श्रोता यानी यहाँ पर निष्क्रिय भागीदार रहेंगे। अध्यापक केंद्रित पद्धति में शिक्षक सक्रिय भागीदार होगा और छात्र छात्राएं निष्क्रिय भागीदार होंगे। लेकिन यहाँ पर जो व्याख्यान विधि है, इसमें शिक्षक तो सक्रिय रूप से क्योंकि शिक्षक ही बोलता है और विद्यार्थी बैठे बैठे सुनते हैं, इसीलिए इस वजह से यहाँ पर इस विधि में बोला गया कि छात्र जो है निष्क्रिय श्रोता यानी कि पैसिव लिसनर होते हैं। ठीक है। सामान्य तौर पर शिक्षक के व्याख्यान के दौरान छात्रों को बातचीत करने की अनुमति नहीं होती है। इसका मतलब है कि वहाँ पर अध्यापक बोल रहा है तो अगर छात्रों को कोई बिंदु समझ में नहीं आया उस विषय में, जो विषय पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर छात्र ऐसे नहीं कि बीच में टोक कर क्वेश्चन कर सके, नहीं, ये सुविधा इसमें व्याख्यान विधि में नहीं होती। और ये इसकी एक सीमा भी है। और इसमें क्या है, और क्योंकि यहाँ पर छात्रों को अनुमति नहीं होती बातचीत करने की या फिर बीच में क्वेश्चन करने की, इसलिए इसको बोला गया कि ये एक प्रकार की एक तरफा संचार है, यानी कि एक तरफा संचार है कि एक तरफ से अध्यापक बोल रहा, छात्रों को बोलने की अनुमति नहीं, इस वजह से इसे बोला गया एक तरफा संचार। ठीक है, इसको एक तरफा संचार बोल दिया गया। व्याख्यान के दौरान ही छात्र विषय को याद करने के लिए नोट कर सकते हैं। जैसे कि छात्र सुन रहे हैं और वो अध्यापक लेक्चर दे रहा है, तो छात्रों को जो भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे तो वो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से शुरू रहेगा। अध्यापक बोलना रुकेगा नहीं, लिखवाने के लिए अध्यापक रुकेगा नहीं, टाइम नहीं देगा कि चलो लिख लो। छात्र को बीच में समय निकाल के जो भी नोट करना अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकता है। यह शिक्षण विधि प्रकृति में औपचारिक एवं कथात्मक होती है। जैसे मैंने बताया कि कथात्मक यानी कहानी की तरह पूरा सुनाकर अध्यापक चला जाता है। इसमें दो तरफ से कन्वर्सेशन है, दोनों तरफ से बातचीत नहीं होती, केवल एक तरफ से होती है। छात्र बैठे सुनते रहते हैं, अध्यापक पूरी जो विषय है पूरा टॉपिक को कहानी की तरह गाकर चला जाता है। तो वही लिखा हुआ कथात्मक यानी कहानी की तरह सुनाकर चला जाता है। और औपचारिक होती है क्योंकि ये नियम के तहत होता है, औपचारिक होता है यानी कि जो इसके नियम होते हैं वो पूरे फॉलो किए जाते हैं। तो औपचारिक का मतलब होता है कोई भी काम विधि विधान से किया जाए तो उसे बोलते हैं औपचारिक।
ठीक है। इसमें घटनाओं एवं तथ्यों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है, यानी कि क्रम से जो भी टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है उसको क्रम से उसकी जो भी घटना है उसकी जो भी बिंदु उनको क्रम से बताता हुआ चला जाता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। और फिर ये हो गई व्याख्यान विधि, और उसके लाभ और हानियाँ सीमाएं की कौन कौन सी, यानी इस विधि से क्या क्या लाभ होता है शिक्षण में और इसकी सीमाएं कौन कौन सी वो देखेंगे। लाभ, ये जो है अल्पव्ययी है। अल्पव्ययी के मतलब इसमें खर्च भी बहुत कम आता है, इस वजह से इसको बोला गया अल्पव्ययी। यानी सस्ती विधि। सस्ती विधि कैसे, इसमें एक साथ 500-600 छात्र बैठ जाएंगे बड़े हॉल में और एक व्यक्ति आके उनको पढ़ा के चला जाएगा, तो अल्पव्ययी हुई ना, यानी कि यहाँ पर एक साथ बहुत सारे छात्रों को पढ़ाया जा सकता है, तो अल्पव्ययी हुई यानी कम खर्चीली, क्योंकि इसमें अकेला शिक्षक ही एक समय में बड़ी संख्या में छात्रों को पढ़ा सकता है। और इसमें लाभ कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें दूसरा लाभ है कि इसमें समय कम लगता है। समय क्यों कम लगेगा, क्योंकि छात्रों को लिखने का टाइम दिया जा रहा है ना क्वेश्चन पूछने का टाइम दिया जा रहा है, इसी में तो टाइम लगता है। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ा रहा है, बीच में छात्र अपने डाउट पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, फिर अध्यापक उनका आंसर देगा, फिर आगे बढ़ेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन इसमें ये जो है इतनी सुविधा होती नहीं है, इस वजह से इसमें समय कम लगता है। और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि जब क्वेश्चन पूछने का टाइम है और लिखने का टाइम हटा दिया जाएगा तो समय से पाठ्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और क्या इसमें का लाभ, यह शिक्षक के कार्य को सरल बनाता है। शिक्षक कार्य को सरल बनाता है क्योंकि शिक्षक अपना जो भी याद करके रट के और पढ़ के आया, उसने आगे कक्षा में कहानी तो सुना दिया, उससे छात्रों ने क्वेश्चन नहीं किया, उससे कुछ छात्रों को क्वेश्चन का जवाब नहीं देना पड़ा, जवाब नहीं देना तो पड़ा तो उसको अलग से सोचना नहीं पड़ा, अलग से दिमाग नहीं लगाना पड़ा। इससे क्या हुआ, उसको पढ़ाने का क्या हुआ, उसके पढ़ाने का आसान हो गया। क्योंकि अगर छात्र क्वेश्चन करेंगे तो जरूरी थोड़ी कि वो कोई क्वेश्चन का आंसर याद करके आया हो, तो उसको सोचना पड़ेगा, सोच कर दिमाग से वो उसका आंसर बताएगा, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो जटिल कार्य हो जाएगा। यहाँ पर उसने पूरा एक बार बता दिया, छात्रों को क्वेश्चन करने का मौका नहीं दिया और उसको टाइम भी कम लगा, इस वजह से सरल हो गया। और नियम के तहत जो इसकी पूरा प्रक्रिया होती है, आएगा अध्यापक पूरा का विषय बोल के उसके घटनाओं को क्रम से बता के चला जाएगा, तो ये एक प्रकार का आसान हो गया ना पूरा कार्यक्रम। इस वजह से इसको बोला गया कि ये शिक्षक के कार्य को आसान कर देता। छात्रों के लिए आसान तो नहीं, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिल रहा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन अध्यापक के लिए आसान है। और क्या इसके लाभ है, इसमें जो है रुकावटों से बचने का प्रयास किया जाता है। यह दिया हुआ है कि इसमें रुकावटों से बचने का प्रयास किया जाता है, यानी कि उसको ना छात्रों को लिखने का मौका मिलता है, बीच में टाइम मिलता है लिखने का, लिख सकते हैं, लेकिन ना उनको क्वेश्चन पूछने का भी समय अलग से नहीं दिया जाता। तो ये रुकावटें हो गई ना कि रुक के लिखना, रुक के क्वेश्चन पूछना, तो ये भी एक लाभ के तरीके देख सकते हैं। हालांकि एक सीमा भी है ये, यहाँ पर छात्रों को मौका नहीं मिलता, सीमा हो गई। यहाँ पर रुकावट नहीं होती, कक्षा जो है क्लास एक क्रम उसमें चलती, क्रम में और एक प्रवाह में स्मूथली आगे बढ़ती जाती, इस वजह से इसमें रुकावट नहीं आती और इसमें रुकावटों से बचने का प्रयास किया जाता है, रुकावट नहीं आती। ये कि इसका क्या कहते हैं लाभ कहा जा सकता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं कौन कौन सी वो देख लेते हैं। पहली सीमा वही जो कि मैं बता रहा हूँ कि छात्रों के लिए को इसमें सबसे कम मौका मिलता है, यानी कि छात्र गतिविधि के लिए बहुत कम समय दिया जाता है, जैसे प्रश्न पूछने के लिए। इससे शिक्षार्थी की समस्याओं को हल नहीं हो पाता, यानी जब उनको स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो उनकी जो डाउट होंगे, उनकी जो समस्याएं आ रही होंगी पढ़ने में, वो कहाँ से सॉल्व हो पाएंगे। तो ये एक सीमा है। दूसरी सीमा कौन सी है, दूसरी सीमा है कि यह छात्रों की सीखने की गतियों, उनकी रुचियां, यानी कि छात्र किस स्पीड से सीख रहा है, उनकी रुचि, यानी कि उनकी इस विषय में रुचि है कि नहीं है, उनकी योग्यता, यानी कि जो छात्र पढ़ रहे हैं उन सबकी अलग अलग योग्यता होगी, तो उनकी योग्यता, उनकी बुद्धि, क्योंकि जो छात्र पढ़ रहे हैं उनकी बुद्धि भी सबकी अलग अलग होगी, तो इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। वही यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो ये वाली विधि होती है व्याख्यान विधि, इसमें जो छात्रों की गति पर ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सभी छात्र अलग अलग गति सीखेंगे। अध्यापक आएगा अपनी एक गति से बोल के चला जाएगा, छात्रों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, वो पकड़ पा रहे हैं, जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो पकड़ पा रहे हैं उसको, या जो पढ़ा रहा है उस विषय को, इससे कोई मतलब नहीं है। उनकी रुचि है इस विषय में नहीं, इससे भी अध्यापक कोई मतलब नहीं। वो जो योग्यता, उनकी योग्यता जो छात्र हैं उनकी सभी की योग्यता है उस विषय की समझने की या नहीं है, उनकी बुद्धि उस स्तर की है उन सभी छात्रों की कि वो विषय आसानी समझने है,
कि नहीं है, इससे अध्यापक को कोई मतलब नहीं रहता। तो वही लिखा कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता इस विधि में। ये भी एक सीमा हो गई, क्योंकि जो भी छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए छात्रों के अनुसार होना चाहिए, छात्रों को समझ में आए, उनके बुद्धि के हिसाब से, उनकी योग्यता के हिसाब से हो, ये सही तरीका होता पढ़ाने का। लेकिन व्याख्यान विधि में ये सुविधा नहीं है, तो इस वजह से ये क्या हो गई, ये एक सीमा हो गई व्याख्यान विधि की। ठीक है, और इसमें एक सीमा और भी इसमें कौन कौन सी सीमा है? यह विधि सीखने की प्रगति की जांच के लिए बहुत कम अवसर प्रदान करती है। यह भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन माना क्या होता है? लिमिटेशन माना होता है बाधा या फिर सीमा। तो यह प्रगति की जांच नहीं करती है, टेस्ट नहीं लेता। अध्यापक आएगा, बोल के चला जाएगा, क्वेश्चन नहीं करेगा इसमें छात्रों से। क्वेश्चन करेगा तभी तो पता चलेगा छात्रों ने जो वो सीखा कि नहीं, जो मैंने अभी उनको पढ़ाया छात्र ने वो सीखा कि नहीं सीखा। वो कब पता चलेगा? जब उनकी प्रगति की जांच की जाएगी, यानी कि क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ऐसा इसमें बहुत ही कम अवसर दिया जाता है, यानी कि पढ़ाने के बाद वो अध्यापक एक दो छात्रों से एक दो क्वेश्चन कर लेके बस इतना बहुत है, वो सभी छात्रों पर ध्यान नहीं देगा। तो इससे क्या होता है? इससे सीखने की प्रगति की जांच के लिए बहुत ही कम अवसर मिलता है। तो ये भी एक क्या हो गई, इस विधि की एक सीमा हो गई। ठीक है, और कौन कौन सी सीमाएं देखते हैं? अगर और भी कोई सीमा है? बस ये इसकी सीमाएं हो गई। फिर अगली विधि में जाते हैं। अगली विधि क्या है? अगली विधि है व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि। यानी कि जो पहली विधि पढ़ी थी वो, और उसके साथ में प्रयोग प्रदर्शन, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। यानी कि जो पहली विधि है उसमें कुछ और विशेषताएं ऐड करके एक नई विधि बना दी गई। उसका नाम है व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, इंग्लिश में लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या है? इसमें एक तो स्वभाव सी बात है कि व्याख्यान है, लेक्चर मेथड है, तो उसकी विशेषताएं रहेंगी और कुछ उसमें और विशेषताएं ऐड हो जाएंगी। इस वजह से एक नई विधि बन गई। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। प्रयोग प्रदर्शन विधि एक छोटे समूह की शिक्षण विधि है। यानी कि जैसे कि व्याख्यान विधि में हम बड़े समूह को पढ़ा रहे थे, यानी कि एक अध्यापक 500-600 छात्रों के और फिर उससे ज़्यादा छात्रों के बड़ी संख्या में लोगों को पढ़ा रहा था। लेकिन ये जो है व्याख्यान और प्रयोग प्रदर्शन विधि, इसमें छोटे समूह लिए जाते हैं। इसमें बड़ी संख्या में समूह छात्र, बड़ी संख्या में श्रोता स्टूडेंट नहीं रहते। लेकिन व्याख्यान विधि के साथ मिश्रित करके बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। यानी कि ये बड़े समूह को पढ़ाया जाता है। ये छोटे समूह जो मैंने बताया ये प्रयोग प्रदर्शन के लिए है। जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है इसमें केवल छोटे समूह को पढ़ा देते हैं। और व्याख्यान विधि को अगर अलग अलग लेके, इसमें दो विधियों को मिश्रित करके एक नई विधि बनाई गई है। तो अगर व्याख्यान विधि में क्या था? व्याख्यान विधि में बड़े समूह को पढ़ाया जाता था, और प्रयोग प्रदर्शन विधि में क्या है? छोटे समूह को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन अब दोनों को मिश्रित कर दिया तो नई विधि बन गई। तो इससे क्या हुआ? इससे व्याख्यान विधि के साथ साथ व्याख्यान विधि के साथ मिश्रित करके इस प्रयोग प्रदर्शन विधि को बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। यानी कि इन दोनों में अलग अलग प्रकार के समूह को पढ़ाया जाता था। प्रयोग प्रदर्शन विधि में छोटे समूह को पढ़ाया जाता था और व्याख्यान विधि में बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता था। लेकिन व्याख्यान विधि के साथ प्रयोग प्रदर्शन विधि मिश्रित करके जो नई विधि बनी, व्याख्यान एवं प्रयोग प्रदर्शन विधि, इस विधि में बड़े समूह को पढ़ाया जा सकता है। अलग अलग रहेगा तो अलग अलग में इनके छोटे बड़े समूह अलग अलग रहेंगे। लेकिन अगर इन दोनों को मिश्रित कर दिया जाएगा तो व्याख्यान विधि के बड़े समूह को भी पढ़ाया जा सकता है, इस प्रयोग प्रदर्शन विधि की विशेषताएं जो है इसमें मिश्रित करके। और जो उसकी सीमाएं हैं उनको हल किया जा सकता है। वो कैसे हल किया जा सकता है? जैसे कि लिखा उसमें, व्याख्यान विधि की बहुत सी कमियां दूर की जा सकती हैं। यानी प्रयोग प्रदर्शन विधि की जो विशेषताएं हैं, तरीके हैं, व्याख्यान विधि में मिश्रित करके व्याख्यान विधि की बहुत सी कमियां जो है, जैसा कि इसमें लिखा है, बहुत सी कमियां दूर की जा सकती हैं। और बड़े समूह को पढ़ाने के साथ साथ वो कमियां दूर की जा सकती हैं। वो कैसे? आगे देखते हैं। इसमें जो शिक्षक होता है व्याख्यान के साथ साथ सैंपट एवं अन्य सहायक सामग्री की सहायता से चित्र व कथन प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के बीच छात्र प्रश्न पूछ सकते हैं। इस प्रकार जो है व्याख्यान विधि कमियों को दूर किया जा सकता है। किस प्रकार? क्योंकि इसमें केवल बोलता नहीं है, सैंपट पर चित्र बनाता है, लिखता भी जाता है, जिससे छात्रों को और आसानी समझ में आए। और तो ये क्या होगा? एक क्या कहते हैं,
शिक्षण सहायक सामग्री हो गई सैमपट, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। और इसके अलावा और अन्य भी सहायक सामग्री इस्तेमाल की जा सकती है, जो भी की जा सके, जो भी संभव है वो सभी शिक्षण सहायक सामग्री इस विधि में इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे कि छात्रों को चीज़ें आसानी समझ में और व्याख्यान विधि की जो कमी है वो दूर हो जाए। जैसे कि इसमें प्रोजेक्टर भी यूज किया जा सकता है, डिजिटल बोर्ड भी यूज किया जा सकता है, फिल्म में, जैसे मैंने सोचा फिल्म में, और कोई ऑडियो माध्यम है, ऑडियो एड या वीडियो एड या ऑडियो विजुअल एड, दोनों को दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री वो उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उनसे इस्तेमाल कर चित्र, फिल्म में या फिर कोई आवाज़, ये सब छात्रों के सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, छात्रों को जो समझने में समस्या हो रही थी व्याख्यान भी जो वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा उसमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी, इसमें बीच बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं छात्र। तो ये भी क्या होगा, ये कि उनको व्याख्यान विधि की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रकार की सहायक विधि हो गई, अगर इन दोनों को मिश्रित करके जो नई विधि बनी। ठीक है, तो ये एक विधि हो गई। अगली विधि कौन सी है? अगली विधि है समूह शिक्षण, यानी कि टीम टीचिंग, इंग्लिश में बोलते हैं समूह शिक्षण को टीम टीचिंग। ये टीम टीचिंग क्या है? टीम टीचिंग में ये होता है कि एक विषय है उसको कई अध्यापक मिलके एक साथ पढ़ाते हैं। यानी कि जैसे कि उसमें पढ़ाया रहा है, साइंस फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है इंटर की कक्षा में, 10+2 जो है उसमें फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। तो फिजिक्स में आज 2 अध्यापक है, उन्होंने अपना काम बांट लिया कि एक थ्योरी पढ़ाएगा और दूसरा उसका तुरंत बाद प्रैक्टिकल कराएगा। यानी टॉपिक वही है, विषय वही है, लेकिन पढ़ा के 2 अध्यापक पढ़ा रहे हैं और बारी बारी से पढ़ाएंगे बिल्कुल सामने, यानी मंच पर खड़े हो, स्टेज पे खड़े हो गए और वो एक ने थ्योरी पढ़ा दी, दूसरा बताएगा इसका प्रैक्टिकल कैसे होगा वहीं सामने। तो एक साथ क्या हो, एक साथ 2 या 2 से अधिक अध्यापक इसमें पढ़ाते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है जो शिक्षण का कार्यभार होता है वो बढ़ जाता है, यानी पूरा कार्य एक ही अध्यापक के ऊपर नहीं रहता। इससे उनको पढ़ाने में आसानी रहती है, पढ़ाने में आसानी रहती है तो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, छात्रों को समझने में भी सहायता मिलती है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक साथ एक समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक किसी विषय को पढ़ाते हैं। ये लिखा हुआ किसी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो कि लिखा हुआ क्या है, मतलब ये पिक्चर क्वालिटी के में दिक्कत हो तो आप उसकी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिए। अगर लिखा हुआ समझ में ना आ रहा हो, देखने में क्लियर ना आ रही हो इसका वीडियो के चित्र जो है, तो आप ऐसा करिए, आप यूट्यूब में देख रहे होंगे तो वहाँ पर जाके वीडियो क्वालिटी 720 कर लीजिए तो आपको क्लियर दिखने लगेगा। ये लिखा हुआ है कि किसी विषय को पढ़ाते हैं, यानी किसी विषय को इस प्रकार पढ़ाते हैं 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर। ठीक है, इसके लाभ क्या है और इसकी कमियां क्या है, यानी कि सीमाएं क्या हैं, वो हम देखेंगे। लाभ में देखते हैं कई शिक्षण तकनीकों एवं उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। ये इसका लाभ होगा कि उसमें 2 से अधिक अध्यापक रहेंगे तो अलग अलग तकनीकी इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग शिक्षण तकनीकी इस्तेमाल करेंगे, साथ में उपकरण इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो अध्यापक पढ़ा रहा है वो अपने अनुसार कि वह अपने विषय को कितनी अच्छी तरीके से छात्रों को समझा सकता है, उसी अनुसार उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। तो वह लिखा कि अलग अलग शिक्षण तकनीकों और उपकरणों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है। अनुकूलतम का मतलब किसी छात्र को आसानी से विषय समझ में आए इस प्रकार, तो उसे बोल दिया गया अनुकूलतम उपयोग। ठीक है, और इसके लाभ कौन कौन से इस शिक्षण विधि के? और दूसरा लाभ है ये शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है, क्योंकि जब एक विषय को 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर पढ़ाएंगे और इस प्रकार में कार्यभार बढ़ जाएगा तो शिक्षण की गुणवत्ता तो बढ़ेगी। कुल मिला के जो शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तो ये शिक्षण पद्धति लाई गई, ताकि एक विषय का भार एक व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा ना पड़े। अलग अलग अध्यापक उसको बांट कर पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई होगी। तो वही है कि इससे क्या होगा, शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। और इसके लाभ क्या देखते हैं।
हम्म। हाँ, इसके और लाभ देखते हैं। इसका एक लाभ और है कि इसमें जो है सबसे अच्छे शिक्षकों को लाया जाता है पढ़ाने के लिए, यानी बेस्ट फैकल्टीज, इंग्लिश इसको बोलेंगे बेस्ट फैकल्टीज, उनको लाया जाता है पढ़ाने के लिए। तो जब सबसे अच्छे जो है शिक्षक आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे, छात्रों को लाभ होगा ही होगा। और इसकी सीमाएं भी हैं, सीमाएं कौन कौन सी देख लेते हैं। चलिए इसकी सीमा देखते हैं। सीमा लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ, आप समझ लीजिए, इसके बाद लिख लीजिए। तो इसमें क्या हमें देखना, सीमाएं देखना है। टीम टीचिंग की सीमाएं कौन सी हैं। सीमा यानी कि लिमिटेशंस, यानी कि लिमिटेशंस, इंग्लिश में सीमाओं को बोलते हैं लिमिटेशंस। ठीक है, वो कौन कौन सी है। इसमें पहली सीमा क्या है, पहली जो इसकी लिमिट है, जो सीमा है, इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य है। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसमें जो है जो बेस्ट फैकल्टी जो है सबसे अच्छे अध्यापक होते हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाता है, टीम टीचिंग कार्य किया जाता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ढूंढना भी तो पड़ेगा, और ढूंढने के लिए ये सबसे अच्छे अध्यापक ढूंढना वैसे भी कठिन कार्य है। आप खुद अनुभव कर सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं अभी नेट ज़्यादा पे उनका प्रश्न पत्र हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश में यूट्यूब में बहुत सारी कोचिंग है जो कि आपको पेपर 1 पढ़ाने के लिए मिल जाएंगी फ्री में। लेकिन हिंदी में अगर आप देखेंगे कि समझ में आए, कोई अच्छा अध्यापक मिले तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि अच्छा अध्यापक ढूंढना किसी भी विषय में हो, किसी भी कक्षा के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए हो, एक ढूंढना कठिन कार्य होता ही होता। ठीक, ये एक सीमा हो गई। और उसकी एक अगली सीमा कौन सी है, इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अधिक शिक्षकों के दो, कम से कम 2 अध्यापक तो होंगे, यानी एक विषय के लिए कम से कम 2 अध्यापक होंगे, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं विषय के अनुसार, अगर जरूरत है 2 से अधिक अध्यापक होंगे। इस प्रकार अगर टोटल देखा जाए किसी कक्षा के लिए, सभी विषयों के लिए अगर देखा जाए तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी कि शिक्षकों की ज़्यादा संख्या की जरूरत होगी, तो ज़्यादा संख्या में शिक्षकों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये भी एक सीमा है कि इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और तीसरी इसमें सीमा क्या है, इसमें तीसरी सीमा है कि यह विधि सभी विषयों पर लागू नहीं की जा सकती। सभी विषयों पर ये टीम टीचिंग नहीं लागू की जा सकती। कई से ऐसे विषय होते हैं कि जिनको एक ही अध्यापक पढ़ाएगा तभी वह विषय के सभी बिंदुओं को, जो सभी उसके पहलुओं समझा पाएगा। अगर वह उस विषय के पहलुओं को 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर समझाते हैं तो अध्यापक उसके शिक्षार्थी के समझ में नहीं आएगा, स्टूडेंट्स को पढ़ने प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से ये सभी विषयों पर लागू नहीं होती, केवल कुछ ही विषयों पर लागू होती है। ये भी एक सीमा है। और इसकी अगली सीमा कौन सी है कि ये समय अधिक लेता है। ये समूह शिक्षण जो विधि, ये समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, टाइम टेकिंग टीचिंग मेथड है। क्योंकि इसमें 2 अध्यापक पढ़ाएंगे तो अपने अपने तरीके से समझाएंगे, अपनी अपनी शिक्षण विधियाँ, शिक्षण तकनीकें और शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे, तो समय ज़्यादा बढ़ ही जाएगा। सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो ये भी एक इसकी सीमा बोलेंगे क्योंकि ये टाइम टेकिंग है, समय ज़्यादा लेती है। ठीक है, ये इसकी सीमाएँ होंगी। लिखने के लिए लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा पूछता नहीं है, इससे साधारण पूछ लेगा इसकी सीमाएँ कौन कौन सी हैं, और ऑप्शन में विकल्प में दे देगा इसके कुछ सीमाएँ, उन्हीं में से उत्तर चुनना रहेगा। हालांकि अगर ऐसा आता है तो ऐसे आता नहीं। मुख्य रूप से क्या आता है, मुख्य रूप से आता है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, विकल्प में दे देगा कुछ विधियाँ। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी है, विकल्प में दे देगा शिक्षण विधियाँ। ऐसे आता है। अगर किसी एक विधि पर पूछे, जैसे समूह टीम टीचिंग का पूछा, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना कम रहती है। कुछ ही ऐसी शिक्षण विधियाँ जिनके अंदर घुस के पूछता है, जैसे कि टीम टीचिंग क्या है, टीम टीचिंग की सीमाएँ कौन सी है, टीम टीचिंग के लाभ कौन सी है, इसके अंदर घुस के पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम ही शिक्षण विधियों से पूछे जाते हैं।
लेकिन मैं सभी को विस्तार में बता दूंगा ताकि किसी के भी अंदर से पूछे या बाहर से पूछे या फिर केवल हेडिंग से क्वेश्चन आए, तो आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर देने में सक्षम होना चाहिए। इस हिसाब से मैं विस्तार से पढ़ा रहा हूँ किसी भी टॉपिक को या फिर किसी भी सिलेबस में दिया हुआ हर पॉइंट में विस्तार से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए इसकी सीमाओं में। पहली सीमा है, इस विधि के लिए विशेष दक्ष शिक्षकों को ढूंढना एक कठिन कार्य है। दूसरी सीमा है, इसमें अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अगला है, यह विधि सभी विषयों पर लागू नहीं की जा सकती है। अगला है, यह विधि समय अधिक लेती है। ठीक, यह विधि समय अधिक लेती है। अब अगली शिक्षण विधि की ओर चलेंगे। अगली शिक्षण विधि अध्यापक केंद्रीय शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वो है माइक्रो टीचिंग, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण। आपके सामने लिखा हुआ है माइक्रो टीचिंग, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो टीचिंग, हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण। ये क्या माइक्रो टीचिंग? क्या माइक्रो टीचिंग जो है ये छात्रों को पढ़ाने की विधि नहीं, ये अध्यापकों को ट्रेनिंग देने की एक विधि है। यानी कि इसमें अध्यापक प्रशिक्षण शामिल होता है। और इसमें जो अध्यापकों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है? अध्यापकों को स्वाभाविक सी बात है, अध्यापकों को छात्रों को कैसे पढ़ाना है, यानी पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो वही है, अध्यापकों को अलग अलग जो शिक्षण कौशल होते हैं, बहुत सारे शिक्षण कौशल होते हैं, उनमें अलग अलग शिक्षण कौशलों को इसमें सिखाया जाता है। यानी सैंपल पर लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, खड़े कैसे होना है, ये सब जो टीचिंग एड्स हैं, शिक्षण सहायक सामग्री है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। कई शिक्षण सहायक सामग्री हैं, उनको हर एक शिक्षण सामग्री को कैसे अलग कैसे यूज करना है क्लासरूम में, ये सब बताया जाता है इसमें माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत। वह इसमें लिखा हुआ है, देखेंगे। यह एक अध्यापक प्रशिक्षण विधि है, ना कि कोई शिक्षण विधि, यानी कोई टीचिंग मेथड नहीं है छात्रों को, बल्कि अध्यापकों को पढ़ाने की एक विधि है, उनको प्रशिक्षित करने की। इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल बताया जाएगा। इसमें कई शिक्षण कौशल बताए जाते हैं, लेकिन एक समय में केवल एक ही। इसमें छात्रों की संख्या व समय दोनों ही बहुत कम रखे जाते हैं। छात्रों की संख्या मतलब यहाँ पर छात्र कौन होगा? जिन अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, वो यहाँ पर छात्र होंगे। और जो ट्रेनर हुआ यानी कि प्रशिक्षक हुआ, यहाँ पर वो अध्यापक हुआ। यहाँ उन दोनों की संख्या बहुत ही, इसमें माइक्रो टीचिंग के अंदर दोनों की संख्या और समय दोनों ही बहुत कम रखे जाते हैं। वो कैसे? जैसे कि इसमें 5 से 10 विद्यार्थी रहेंगे और 5 से 10 मिनट का यहाँ पर समय दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 से 10 विद्यार्थी रहेंगे, यानी कि उनकी संख्या बहुत कम रहेगी। जो कि प्रशिक्षु हैं, जो कि यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम रहेगी 5 से। और टाइम समय भी, यानी कि एक शिक्षण कौशल पढ़ाने का समय बहुत कम रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, एक लिमिटेड समय रहेगा, कम समय रहेगा। वो जैसे कि उदाहरण के लिए सकते हैं 5 से 10 मिनट, यानी एक शिक्षण कौशल को पढ़ाने का जो टाइम रहेगा वो 5 से 10 मिनट रहेगा। और संख्या भी पढ़ने वालों की 5 से 10 विद्यार्थी पर कहेंगे, ये यहाँ पर प्रशिक्षु कह सकते हैं, प्रशिक्षु, क्योंकि प्रशिक्षु का मतलब होता है जो ट्रेनिंग ले रहा है। लिख देता हूँ, प्रशिक्षु ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में इसको बोलता है ट्रेनिंग। ठीक है, और क्या होता है इसके अंतर्गत? इसमें पाठ की समाप्ति के तुरंत बाद ही अध्यापक को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिल जाता है कि उसका शिक्षण कौशल जो कैसा रहा, यानी जो उसने शिक्षण किया वो कैसा रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, कितना अच्छा रहा, कितना खराब रहा, ये फीडबैक तुरंत मिल जाता है जो प्रशिक्षु होता है, अध्यापक होता है, क्योंकि उसने शिक्षण कौशल जो सीखा उसका अभ्यास किया और उसके तुरंत बाद, यानी टाइम नहीं लगता, उसके शिक्षण के जो कौशल है जिसने अभ्यास किया, अभ्यास के तुरंत बाद ही अध्यापक को जो कि अभ्यास कर रहा है उस शिक्षण कौशल का, उसे तुरंत फीडबैक मिल जाता है कि उसका शिक्षण कौशल कैसा रहा।
ये अध्यापक प्रशिक्षण वृद्धि में एक नवाचार है, यानी कि इनोवेशन। ये परंपरागत नहीं, जैसे कि हमने व्याख्यान विधि पढ़ा थी वो एक परंपरागत प्राचीन काल से चली आ रही, लेकिन ये जो माइक्रो टीचिंग है ये परंपरागत नहीं है, ये एक नवाचार है, यानी कि नवीन विधि है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह एक नवाचार है, किसमें? अध्यापक प्रशिक्षण में। यानी पहले टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती थी कई सालों पहले, तो ये विधि नहीं थी, एक नवीन विधि है। और क्या लिखा हुआ है? जो अध्यापक को अति विशिष्ट शिक्षण कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। ये जो माइक्रो टीचिंग जो विधि है, ये जो है अध्यापक को अति विशिष्ट कौशल, अति विशिष्ट शिक्षण है उन कौशलों में पारंगत होने का अवसर देती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें एक एक कौशल, जैसे मैंने बताया कि एक एक कौशल अलग अलग सिखाया जाता है, उसका अभ्यास कराया जाता है, उसके बाद तुरंत ही फीडबैक मिल जाता है। जब इसको ऐसे किसी प्रशिक्षु को या फिर बोलेंगे ट्रेनी को इस प्रकार सिखाया जाएगा, उसका प्रशिक्षण किया जाएगा, तो वह किसी भी, यानी कि किसी भी, या फिर कहेंगे अलग अलग जितने भी शिक्षण कौशल है उनमें वह पारंगत हो जाएगा। यानी उन शिक्षण कौशलों में जो उसकी टीचिंग स्किल्स रहेंगी उनमें वह पारंगत हो जाएगा, यानी कि दक्ष हो जाएगा, अच्छी तरीके से उन्हें टीचिंग स्किल्स को सीख जाएगा। ये पर लिखा हुआ कि इसमें ये अध्यापकों वाली है, अध्यापकों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो टीचिंग। तो वही लिखा हो कि ये जो है अध्यापक को अति विशिष्ट शिक्षण कौशलों, अति विशिष्ट का मतलब है कि हर एक को अलग अलग करके देखा जा रहा है, तो एक को हमने अति विशिष्ट ले लिया, हर एक को विशिष्ट शिक्षण कौशल के रूप में लेंगे। उन सभी में ये अध्यापक जो पारंगत होने का अवसर प्राप्त करता है माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें आगे देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग हो गई और अगली कौन सी शिक्षण विधि है वो हम देखेंगे। अगली शिक्षण विधि टेलीविजन के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से पढ़ाना। ये कौन सी शिक्षण विधि है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं वो हम देखेंगे। टेलीविजन तो आप सभी जानते हैं, वीडियो आप देख रहे हैं, मेरी क्लास वीडियो में देख रहे हैं यूट्यूब में, वो भी जानते हैं। तो ये इसके अंदर कैसी पढ़ाई होती है? अगर इसको मैं आसान उदाहरण के माध्यम से समझाऊं तो जो DTH होता है, DTH का मतलब जो जिसके में जो हम टीवी देखते हैं उसमें कार्यक्रम कैसे आते हैं, DTH के माध्यम से तो आते हैं। DTH का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट टू होम। आपका जो अगला इसमें आगे चल के जो आपका एक इकाई है ICT वाला, इंटरनेट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें DTH और इंटरनेट टेलीविजन इन सब चीज़ों के बारे में दिया हुआ है, वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ बता देता हूँ, तो जो DTH होता है उसमें DD फ्री डिश के अंतर्गत जो भी चैनलें होती हैं, क्योंकि कुछ चैनल होती हैं उनको लेना पड़ता है, मतलब उनको रिचार्ज करवा के लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और कुछ चैनलें होती हैं वो DD फ्री डिश के अंतर्गत फ्री मिलती हैं। तो DD फ्री डिश के अंतर्गत एक कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, PM ई विद्या। तो PM ई विद्या के तहत DD फ्री डिश के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए हर कक्षा के लिए अलग चैनल है, यानी कि एक चैनल में केवल एक कक्षा के लिए पढ़ाया जाएगा, और वहाँ पर सुबह से शाम तक लेक्चर आते रहते हैं, यानी क्लासेस आते रहती हैं। एक अध्यापक आएगा, वो जो विषय पढ़ाना होगा उस विषय का अध्यापक आएगा और वह अपना विषय पढ़ाता है। ऐसे उसमें प्रतिदिन कक्षाएं सीधे प्रसारित होती हैं, जहाँ से भी प्रसारित करते होंगे वहाँ से प्रसारित होती हैं। उसमें अलग अलग विषय के अध्यापक अलग अलग कक्षाओं में आते हैं, और हर कक्षा के अलग चैनल, यानी एक चैनल में केवल एक कक्षा के लिए पढ़ाया जाएगा और उस कक्षा में अलग अलग विषय के अध्यापक आएंगे और पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ से प्रसारित किया जा रहा है। तो वही है ये विधि कि टेलीविजन से पढ़ाना, वीडियो के या फिर वीडियो, तो टेलीविजन में इसमें हम टीवी में या फिर टीवी को बोलते हैं, टीवी को फिर फॉर्म क्या होता है, टेलीविजन। तो टेलीविजन हम क्या देखते हैं, वीडियो देखते हैं। तो हम टेलीविजन से पढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हम वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं या वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और इसका सबसे आसान उदाहरण हो गया PM ई विद्या, क्योंकि इसके अंतर्गत पढ़ाया जाता है, यानी कि जो सिलेबस होता है कक्षा 1 से 12 तक का, उसके अंतर्गत जो अलग अलग विषय होते हैं उन्हीं विषय को पढ़ाया जा रहा है। तो ये पढ़ाई के अंतर्गत आ गया ना। एक शिक्षण जो विधि होती है, शिक्षण पद्धति होती है, उसके अंतर्गत आ गया। वही हम पढ़ रहे हैं, शिक्षण पद्धतियाँ जो हैं वही हम पढ़ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। तो जो PM ई विद्या कार्यक्रम है और टीवी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी एक शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आ गया, ठीक है।
तो ये मैंने एक आसान उदाहरण दे दिया कि हम टीवी के माध्यम से कैसे पढ़ते हैं, इस उदाहरण के माध्यम। और दूसरा, आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ये भी जब वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब क्या है, यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, कैसे करते हैं, तो ये भी एक वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से हो गया। हालांकि यूट्यूब टीवी नहीं होती, यूट्यूब में टीवी में तो यूट्यूब नहीं आता है, टीवी अलग है, यूट्यूब अलग है, लेकिन वीडियो तो है। तो यूट्यूब को भी हम वीडियो के माध्यम से जो शिक्षण विधि होती है उसके अंतर्गत रख सकते हैं। और इसकी टेलीविज़न या फिर कहेंगे वीडियो के माध्यम से जो शिक्षण कार्य किया जाता है, पढ़ाया जाता है, इसके लाभ कौन कौन से, लाभ तो आपको लोगों को बहुत से पता होंगे, मतलब खुद आप अनुभव कर रहे हैं, और उसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम देखते हैं। इसका एक लाभ क्या है, इसका लाभ ये है कि वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों विशेषज्ञों को कक्षा में लाया जा सकता है, ये इसका एक लाभ हो गया। यानी कि वीडियो के माध्यम से जैसे कि कई विशेषज्ञ हैं या फिर कहेंगे प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री तो आएंगे स्कूल में पढ़ाने, कोई मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री हैं, वो किसी विषय पर लेक्चर देना चाहते हैं जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वो तो आएंगे नहीं अलग अलग कक्षा में पढ़ाने। तो उन्होंने क्या किया, अपने एक जगह से वीडियो के माध्यम से पूरा लेक्चर दे दिया और लाइव प्रसारित कर दिया गया टीवी में। जैसे कि होता नहीं है जब प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी या फिर अन्य किसी अवसर पर भाषण देते हैं, जो निर्देश दिया जाता है कि सभी स्कूल जो है सरकारी स्कूल है व्यवस्था करेंगे स्कूल में टीवी की, और जो कार्यक्रम होगा पूरा छात्रों को दिखाया जाएगा। तो ये क्या है, तो यही तो होगी महत्वपूर्ण व्यक्तियों, यहाँ पर इसमें क्या हुआ, इसमें यही तो हो रहा है कि महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कक्षा में लाया जा रहा है। वो खुद कक्षा में नहीं आ रहा है, लेकिन वीडियो के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से वो छात्रों के सामने आ रहा है और छात्रों को सुन रहे हैं। इसी प्रकार विशेषज्ञ, जैसे कि कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में अलग अलग टेक्नोलॉजी जो होती हैं उनके बारे में छात्रों को पढ़ना पड़ता है। तो उस टेक्नोलॉजी में कई विश्व में या फिर अपने ही देश में या फिर कई दूसरे देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर अलग अलग टेक्नोलॉजीज के बारे में विशेषज्ञ होते हैं। कोई किसी टेक्नोलॉजी का विशेषज्ञ, कोई किसी टेक्नोलॉजी का, और छात्र अगर उनसे पढ़ेंगे तो उन छात्रों को उस टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा, काफ़ी समझ और उनको फायदा होगा, क्योंकि छात्रों का वो सिलेबस है और वो जो लेक्चर विशेषज्ञ है वो उसके विशेषज्ञ, यानी वो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं। तो वो ऐसे इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज वो सभी में जाकर तो पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, यूट्यूब में अपना लेक्चर डाल दिया रिकॉर्ड करके, या फिर लाइव पे लेक्चर ले लिया, तो लाइव लेक्चर में टीवी के माध्यम से कॉलेज वालों ने दिखा दिया फिर, या फिर यूट्यूब के माध्यम से छात्रों ने देख लिया। तो ये क्या हुआ, ये हो गया ना, वीडियो के माध्यम से विशेषज्ञ कक्षा में आ गए, क्योंकि सीधे तो आ नहीं सकते, एक कॉलेज में जा नहीं सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से वो एक साथ सभी कॉलेजों में छात्रों को अपनी क्लास दे दिया। तो इससे छात्रों को काफ़ी लाभ हुआ। जो छात्र उनसे डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते थे, वो वीडियो के माध्यम से उन विशेषज्ञों से, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से क्लास ले सकते हैं। तो इसका क्या हुआ, इसका एक महत्वपूर्ण लाभ हो गया। ठीक है, अगला लाभ क्या है इसमें, यह विधि बैक से शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हुई। बैक से शिक्षार्थी यानी कि बड़े जो बच्चे हैं, बड़े क्लासों के, क्योंकि प्राइमरी के बच्चे या फिर जूनियर के बच्चे तो यूट्यूब से पढ़ेंगे नहीं, उनको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे पढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में होंगे, तब पढ़ रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो विधि होती है ये बैक से शिक्षार्थियों के लिए विशेष उपयोगी होती है, क्योंकि छोटी कक्षाओं में सभी लोग स्कूल जाके पढ़ते हैं, 12वीं तक तो पढ़ते ही हैं, 12th तक सभी लोग पढ़ते हैं। 12th के बाद कई लोग क्या करते हैं, क्लास नहीं जाते रेगुलर, तो उनके लिए ऐसा चाहिए कि रेगुलर क्लास ना जाए तो टीवी में ही उनका पूरा जो सिलेबस है उससे संबंधित कक्षाएं पूरी टीवी में ही अगर प्रसारित हो रही हैं, या फिर यूट्यूब में उससे संबंधित कक्षाएं पूरी पढ़ी हैं, पूरा सिलेबस जो है ग्रेजुएशन का, तो उनको कितना लाभ होगा, वो घर में रहकर पढ़ सकते हैं। अगर दूसरा काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये भी इसका लाभ हो गया कि वयस्क विद्यार्थी जो कि स्कूल नहीं जा रहा है, वैसे तो केवल किताबों से पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो वाला माध्यम नहीं होगा, टीवी वाला माध्यम नहीं होगा, तो केवल किताबों से पढ़ेंगे। लेकिन अगर ये माध्यम है तो किताबों से आए से वो क्लास भी देख लेंगे। तो स्कूल ना जा पाने के लिए जो वयस्क विद्यार्थियों की समस्या है कई होती है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 12वीं तक स्कूल है तो स्कूल जाके आसपास पढ़ लिया। अब उन ग्रेजुएशन का स्कूल जो ग्रेजुएशन वाला जो कॉलेज है वो 50 किलोमीटर दूर है, वो नहीं जा सकते इतनी दूर, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, तो उनके लिए बहुत उपयोगी है। तो ये एक लाभ हो गया इसका, टेलीविजन और वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जो शिक्षण विधि है। और इसका एक लाभ क्या है,
अन्य लाभ इसका कि इसमें चित्रमय व्याख्यान अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि स्लाइड्स, मॉडल, नमूने आदि के पूरक होते हैं। यानी ये जो शिक्षण विधि होती है टेलीविजन के माध्यम से, इसमें अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि स्लाइड्स हो गई। स्लाइड्स में क्या होता है, स्लाइड्स में जैसे प्रेजेंटेशन होता है, पावर प्रेजेंटेशन मैंने बताया भी था पिछली कक्षा में स्लाइड्स के बारे में, तो उसमें चलती रहती है। यानी स्थिर चित्र रहेगा या फिर कुछ लिखा रहेगा स्थिर रूप से, वो आएगा, फिर उसके बाद अगला, उसके बाद अगला। ऐसे मॉडल का मतलब होता है कोई एक आदर्श नमूना यानी कोई चीज़ है उसका उसकी जैसे बना दिया। जैसे कि मकान का मॉडल है, यानी कि मकान का नक्शा होता है, उसको रूप दे दिया, मतलब कि एक प्रकार का मूर्त रूप दे दिया। तो वो ये सब क्या होता है, ये सब पढ़ाने में इस्तेमाल की जाती हैं। उच्च कक्षाओं में पढ़ाने के लिए ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। नमूने यानी किसी चीज़ का एक उदाहरण के रूप में ले लिया, नमूने उसका छोटा सा भाग ले लिया, तो ये सब पढ़ाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो वीडियो वाला रहता है शिक्षण पद्धति, इसकी पूरक के रूप में हो जाता है। यानी वीडियो में दिख रहा और ये हमारे सामने है, स्लाइड्स हैं, मॉडल है, नमूने, ये अपने आप में उतने सहायता नहीं करती जितनी वीडियो करती। तो वीडियो अपरती है, तो ये क्या पूरक हो गए। यानी कि जितना काम वीडियो कर रही है और ये अपना काम कर रहा है, दोनों को मिला दिया गया, तो क्या होगा, इस प्रकार से प्रभावी कक्षा हो जाएगी। तो ये वही बोला गया है कि उनकी चित्रमय व्याख्यान जो है, अन्य से चित्रमय व्याख्यान क्या होगी, ये जो हम पढ़ रहे हैं टेलीविजन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शिक्षण विधि है, टीचिंग मेथड है, वो हो गई चित्रमय व्याख्यान। और इसमें जो पूरक सामग्री का रूप का पूरक सामग्री का काम करेंगे कौन से, अन्य शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं। अन्य शिक्षण सहायक सामग्री जैसे स्लाइड्स हो गए, मॉडल हो गया, नमूने हो गए, ये अन्य शिक्षण सहायक सामग्री पूरक के रूप में काम करें किसके, ये चित्रमय व्याख्यान के। यानी कि टेलीविजन और वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से जो शिक्षण विधि है, इसमें ये सब सहायक सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। तो इसका भी ये क्या कहते हैं, वो बोल सकते हैं एक प्रकार का लाभ ही है कि अलग अलग वो अगर उतने पर्याप्त नहीं है, ये पूरक के रूप में इस्तेमाल हो गए, पूरक के रूप में कक्षा में पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया, इससे प्रभावी कक्षा बनी। तो ये एक प्रकार लाभ भी तो हुआ, क्योंकि हमारा उद्देश्य की प्रभावपूर्ण शिक्षण होना चाहिए, यानी इफेक्टिव लर्निंग, टीचिंग, ये सब होना चाहिए। और इसके रूप में जो भी शिक्षण विधियाँ या फिर जो भी शिक्षण सहायक सामग्री इस्तेमाल की जा रही हैं वो सब हो रहा है, तो एक प्रकार लाभ को ही होगा, लाभ की दृष्टि से ही देखा जाएगा। ठीक है, अगला लाभ क्या है इसमें, ये विधि दूर दराज के क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप सब लोग इसको अनुभव करते हैं, गांव के लोग नहीं जा पा रहे शहरों में पढ़ने के लिए, उनके पास कोचिंग का, रहने का, सब खर्चा करने के लिए आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, टीवी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो यही है। और इसकी कौन कौन से लाभ इसमें और देखते हैं। ये विधि जो है भूगोल, खगोल विज्ञान आदि विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ऐसा क्यों बोला गया कि ये विधि भूगोल और खगोल विज्ञान के विषयों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। उपयोगी तो लाभ के अंतर्गत है कि ठीक है, उपयोगी क्यों, जैसे भूगोल है, भूगोल में क्या होता है, पहाड़, पर्वत, नदियाँ। अब पूरी कक्षा को लेकर समुद्र किनारे जाके पढ़ाएंगे नहीं, पहाड़ पे जाके तो पढ़ाएंगे नहीं, तो क्या हुआ, वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। इस तो वही है, इसके उसी को यहाँ पर सेंटेंस के रूप में लिख दिया गया कि भूगोलिक कक्षाओं में, खगोल विज्ञान की कक्षाओं में विशेष रूप से ये वीडियो वाली जो कक्षाएँ होती हैं, ये वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की जो विधि होती है, ये सहायक होती है। ठीक है, अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, वो देखते हैं। वीडियो के माध्यम से पढ़ाने की सीमाएं कौन कौन सी हैं। इस एक पे सीमा है इसमें कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे कि टीवी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं वो तो आप सुन सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा तो आप बोल नहीं सकते ना। ऐसे यूट्यूब में आप पढ़ रहे हैं, आपको अगर कुछ पूछना है, रिकॉर्ड का अच्छा तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव का अच्छा तो आप उसमें लाइव में क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप बोल नहीं सकते ना। लेकिन मैं बोल सकता हूँ, यानी पढ़ाने वाला जो व्यक्ति है वो बोल सकता है, लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता। ये भी क्या हो गई, ये भी एक सीमा हो गई कि इसमें द्विमार्गी संदेश वाहन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में समझ में कठिनाई होगी, लेकिन इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टू वे कम्युनिकेशन, यानी कि दोनों तरफ से बोलना है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन। ये इसमें इसकी संभावना कम रहती है। कम का मतलब ये कि टीवी में बिल्कुल नहीं रहती, यूट्यूब में आप केवल लिख सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो इसलिए बोला गया कि इसमें टू वे कम्युनिकेशन की संभावना कम रहती है। ये एक सीमा होगी। अगली सीमा क्या है इसमें, अगली लिमिटेशन है कि इस विधि में प्रसारण की अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है।
प्रसारण प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है। इसका मतलब है कि जब टीवी में कोई कक्षा है उसके लिए पढ़ाया जा रहा है, उसके सिलेबस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो उसका एक टाइम फिक्स होगा कि इतने टाइम भी पढ़ना है। और उस टाइम पे जो मान लो जो छात्र है पढ़ने के टाइम नहीं हो, दूसरे काम में व्यस्त है, अब उस टाइम लाइट चली गई, उस घर में इन्वर्टर नहीं है, तो ये कठिनाई हुई ना कि प्रसारण अवधि जो टाइम है उसी फिक्स टाइम प्रोग्राम आएगा। और अगर उस टाइम में छात्र पढ़ने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाया, कोई समस्या आ गई, तो वो लेक्चर उसका छूट जाएगा। तो ये भी एक कठिनाई है कि प्रसारण अवधि को समायोजित करने में कठिनाई होती है, यानी उसको उसी टाइम पे लाइट होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, सब समायोजन करना पड़ेगा। तो इसकी एक सीमा के रूप में कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गई शिक्षण विधि। और अगली शिक्षण विधि देखते हैं कौन सी है। अगली शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तर शिक्षण विधि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड। यानी कि इसमें क्वेश्चन आंसर करते हुए पढ़ाई की जाती है, और इसमें अध्यापक प्रश्न करता है, छात्र जवाब देता है, फिर अध्यापक उस जवाब के अंदर फिर और प्रश्न करता है। इस प्रकार जो है पढ़ाई होती है। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। इस विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। सुकरात जो कि दार्शनिक थे, प्राचीन दार्शनिक, इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोक्रेटिस, यानी कि सुकरात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोक्रेटिस। ये विधि उन्होंने फॉलो की थी, तो इस वजह से इसको बोल दिया गया ये एक सुकराती विधि है, या फिर इसको कहेंगे कि ये प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें मुख्य 3 सोपान होते हैं, यानी प्रश्नोत्तर विधि में 3 चरण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो प्रश्न का निर्माण किया जाएगा, फिर उन प्रश्नों को प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, यानी मंच पे या फिर जो भी पढ़ा रहा है उसके सामने प्रस्तुत किया जाएगा प्रश्नों को। उसके बाद छात्रों के माध्यम से ही नवीन ज्ञान दिया जाएगा, यानी क्योंकि इसमें छात्रों को शामिल करते हुए अध्यापक पढ़ाता है ना, यानी अध्यापक छात्र से क्वेश्चन करेगा, छात्र आंसर देगा, फिर अध्यापक बताएगा सही है गलत है, फिर अगला क्वेश्चन करेगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए छात्र सीखते हैं, यानी छात्रों के माध्यम से यहाँ पर सीखने का काम हो रहा है, यानी छात्र खुद शामिल होकर सीख रहे हैं, यानी खुद आंसर देकर जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार पढ़ाई हो रही है। इस वजह से इसमें बोला गया कि छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अध्यापक ही नहीं केवल बता रहा है, छात्रों से पूछ रहा है, और छात्र अपना दिमाग लगाएंगे, उसको उत्तर देंगे, तो एक नवीन ज्ञान का सृजन होगा। और चूंकि नवीन ज्ञान का सृजन छात्र ने किया, इस वजह से इसको बोल दिया गया कि छात्रों के माध्यम से नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, या फिर नवीन ज्ञान दिया जाता है इस विधि में। इस विधि में छात्र सब सक्रिय भूमिका निभाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, जब छात्र इसमें आंसर दे रहे हैं तो छात्र सक्रिय भूमिका तो निभाएगा ही। ठीक है, ये एक विधि हो गई। उसके बाद अगली विधि, अगली जो विधि है, अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अध्यापक केंद्रित जो पद्धति है उसके अंतर्गत शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ वो हम पढ़ रहे थे। अब हम देखेंगे मिश्रित पद्धति, यानी कि मिश्रित पद्धति का मतलब इसमें अध्यापक भी शामिल होगा, छात्र भी शामिल होगा, दोनों की भूमिका बराबर की होगी, कोई एक हावी नहीं होगा, कोई एक पक्ष हावी नहीं होगा। तो ये हो गई मिश्रित पद्धति। अब मिश्रित यानी कि मिक्स्ड जो पद्धतियाँ हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ हैं वो हम देखेंगे। उसमें से पहली विधि आती है, पहली विधि कौन है? पहली विधि आएगी समूह परिचर्चा। ये लिखा हुआ है कि समूह परिचर्चा विधि। समूह परिचर्चा विधि एक मिश्र पद्धति के अंतर्गत ही एक शिक्षण की विधि है, या फिर कहेंगे टीचिंग मेथड है। समूह परिचर्चा को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है? आप लोग समझते होंगे ग्रुप डिस्कशन क्या है, बहुत ही क्या कहते हैं कॉमन शब्द है, इस वजह से। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है समूह परिचर्चा छोटे समूह में सीखने की मूलभूत विधियों में से एक है, यानी कि छोटे समूह में जो सीखने की या फिर पढ़ने पढ़ाने की विधियाँ होती हैं, लर्निंग की जो विधियाँ होती हैं छोटे समूह की, उसमें से समूह परिचर्चा है। यानी समूह परिचर्चा के अंतर्गत छोटा समूह होता है, बड़ी संख्या में लोग नहीं होते, इसमें छोटे कम संख्या में छात्र शामिल होते हैं। इस वजह से इसको बोल दिया गया कि छोटे समूहों की जो सीखने की कई विधियाँ होती हैं उन विधियों में से एक है समूह परिचर्चा विधि। यह नियोजित अथवा अनियोजित प्रकार की हो सकती है, यानी कि जो समूह परिचर्चा है ये नियोजित भी हो सकती है, यानी कि पूरा नियम से बनाकर औपचारिक ढंग से काम किया जाए इसमें, या फिर अनियोजित यानी कि पहले से कोई नियम नहीं बनाएगा, ऐसे ही कुछ लोग बैठ गए, टाइम था उनके पास और अध्यापक बैठ गया, छात्र बैठ गया और किसी विषय पर चर्चा करना शुरू कर दिया, तो ये हो गया अनियोजित
तो ये किसी भी प्रकार की हो सकती है समूह पर चर्चा, यानी ग्रुप डिस्कशन फॉर्मल या नियोजित तरीके से योजना बनाकर भी हो सकता है और बिना योजना बनाए भी हो सकता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत और कौन कौन सी मुख्य बातें हैं समूह पर चर्चा में या फिर ग्रुप डिस्कशन में, वो देखते हैं। इसमें शिक्षक जो है एक नेता या अध्यक्ष की भूमिका में होता है, यानी कि यहाँ पे जो शिक्षक रहेगा वह नेतृत्व करने की भूमिका में या फिर अध्यक्ष की भूमिका में रहेगा, और जो सीखने वाले रहेंगे वो सदस्य की भूमिका में रहेंगे। और जो अध्यक्ष रहेगा वो क्या करेगा, यानी शिक्षक यहाँ पर क्या करेगा, शिक्षक जो है विषय को प्रस्तुत करेगा, यानी किस विषय पर चर्चा होगी वो बताएगा। चर्चा का मार्गदर्शन करेगा, यानी किस प्रकार चर्चा होगी वो तरीका बताएगा, नियम बताएगा जो भी बताना होगा। वह निर्देशन करेगा, यानी ये सब चीज़ें किस प्रकार चर्चा होगी इन सभी का नियम के लिए या फिर काम करने का जो तरीका रहेगा, चर्चा करने का तरीका रहेगा, उसके बारे में निर्देश देगा। इसके अलावा शिक्षक एक सुविधा प्रदायक के रूप में भी कार्य करता है। यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर छात्रों के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइडर, हिंदी में जैसे बोलते हैं सुविधा प्रदायक, उसकी भूमिका निभाएगा। इसका मतलब क्या, इस सुविधा प्रदायक का मतलब है कि छात्रों को जहाँ भी कठिनाई होगी वहाँ पर अध्यापक उनकी मदद करेगा। वही लिखा हुआ कि आवश्यकता अनुसार समूहों की सहायता के लिए उपलब्ध होता है, यानी शिक्षक यहाँ पर सुविधा प्रदायक के रूप में भूमिका निभाते हुए जहाँ भी जरूरत रहेगी, जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर समूह छात्रों का जब समूह रहेगा उनकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। तो इसमें भी लाभ और उसकी कुछ सीमाएं होंगी, वो देखते हैं। इसके लाभ कौन कौन से हैं, इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं। इसके सबसे पहले लाभों में देखेंगे। इसका एक लाभ तो ये है कि इसमें समूह के सभी सदस्यों की सहभागिता होती है, यानी कि सभी बराबर सहभाग करेंगे, सभी सक्रिय रूप से उसमें भाग लेंगे, अपने विचार रखेंगे और जो भी उनकी मत या राय होगी वो सब बोलेंगे। ये क्योंकि पढ़ाई में सभी लोग से सहभाग करेंगे, ये जरूरी होता, तो इसमें ये सब हो रहा है कि सभी लोग सहभाग कर रहे हैं, सभी सदस्य इसमें सहभाग कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो ये इसका लाभ होगा। अगला लाभ क्या है, इसमें प्रशिक्षुओं की गहन सोच को विकसित किया जाता है ताकि वो अपनी राय को या फिर अपने विचार को, यहाँ पर राय व विचार हो गए, यहाँ पर राय व विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकें। यहाँ पर लिख देता हूँ विचार। इसमें जो है जो पार्टिसिपेंट होते हैं, भागीदार होते हैं, वो अपने राय व विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं। तो ये भी, और कैसे व्यक्त करते हैं, गहन सोच, यानी कि उस मुद्दे पर गहराई से सोचते हैं और उसके बाद अपनी राय जो भी उनका विचार होता है वो रखते हैं उस विषय पर, उस मुद्दे पर। तो इससे क्या होता है, इससे जो भागीदार होते हैं या प्रशिक्षु होते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनकी गहन सोच विकसित होती है। एक गहन सोच विकसित होती है, तो ये एक महत्वपूर्ण कौशल है, यानी एक महत्वपूर्ण स्टूडेंट का एक महत्वपूर्ण कौशल है, मानसिक कौशल, कि उनको किसी विषय पर गहराई से सोचने में सक्षम होना चाहिए, अपनी राय और विचार देने में सक्षम होना चाहिए और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी राय रखनी चाहिए। तो वही है, तो ये भी इसका क्या हुआ, लाभ हो गया। इसकी सीमा और इसका क्या लाभ है, इसका एक लाभ ये और है, ये मौखिक अशाब्दिक लिखित संचार कौशल के विकास के लिए उपयुक्त होती है। ये विधि कि इसमें क्या होता है, हम बोलते हैं तो मौखिक कौशल भी विकसित हुआ। अशाब्दिक यानी अगर हमको शब्दों के माध्यम से नहीं बोलना है, दूसरे तरीके से बोलना है, यानी कि अपने बॉडी लैंग्वेज से बोलना है, तो बॉडी लैंग्वेज भी, क्योंकि हमको बोलने के दौरान या बिना बोले बॉडी लैंग्वेज से भी हम बहुत सी अपने बारे में चीज़ें बताते हैं या फिर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपने हाव भाव व्यक्त कर सकते हैं। आप लोगों ने दिन प्रतिदिन के जीवन में अनुभव किया होगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या विचार है, कुछ ना कुछ तो पता ही चल जाता है सामने वाले व्यक्ति को। तो इस विधि के अंतर्गत यानी ग्रुप डिस्कशन में मौखिक कौशल तो विकसित होता है, बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, बॉडी लैंग्वेज अशाब्दिक के अंतर्गत आएगा, तो इसका कौशल विकसित होगा। लिखित संचार यानी कि अगर लिख के आंसर देना है तो कैसे लिखना है किसी विषय के बारे में, वो कौशल भी विकसित होगा। यानी कि इसमें मौखिक, अशाब्दिक और लिखित संचार कौशल, संचार का मतलब कम्युनिकेशन, इसका विकास होता है, तो ये इसके विकास के लिए उपयुक्त विधि है। तो ये भी इसका एक लाभ हो गया। और इसकी कुछ सीमाएँ कौन सी हैं, सीमाएँ देखते हैं। इसमें एक सीमा तो ये है कि अगर चर्चा जो व्यवस्थित ना हो तो इसमें बहुत समय लगता है। अगर एक जो क्या अध्यापक है
उसने व्यवस्थित ढंग से चर्चा नहीं कराई, अच्छे से निर्देश नहीं दिया, पूरे नियम नहीं बनाए कि कैसे लोग प्रश्न करेंगे, कैसे जवाब दिया जाएगा, तो इसमें क्या होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी एक सीमा हो गई कि टाइम टेकिंग हो गया। और एक सीमा क्या है इसमें, जो में कुछ प्रतिभागियों द्वारा अपने अच्छे संचार कौशल के आधार पर अन्य पर प्रभुत्व की संभावना रहती है। यानी कि ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई एक या एक से ज़्यादा ऐसे भागीदार है कि वो बोलने में बहुत अच्छा है, यानी अपनी बात को बहुत प्रभावी ढंग से बोल सकते हैं। तो वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से बोलेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो बाकी लोग क्या रहेंगे, चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे, तो वो सक्रिय भागीदारी नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक नुकसान हो गया, या फिर एक कहीं सीमा हो गई। और इसमें और कौन सी लिमिट है कि इस विधि में प्रशिक्षुओं को आकलन करना कठिन होता, क्योंकि इसमें सभी लोग बोलते हैं, तो उन्होंने अपना विचार तो दे दिया, लेकिन उनका कोई ऐसा टेस्ट नहीं लिया जा रहा है ना कि उनसे अध्यापक क्वेश्चन करे या फिर उनसे आंसर ले। तो इससे क्या होता है, इससे आकलन नहीं हो पाता, आकलन करना कठिन होता है। जिन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दिए, अध्यापक ने सुना, तो उससे उनका आकलन तो हो गया कि हाँ इसको आता है या नहीं आता। जिन्होंने बोला तो उनको पता ही नहीं चल पाएगा कि आता है कि नहीं आता। तो इससे क्या होता है, प्रशिक्षुओं को आकलन करना कठिन होता, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं रहता ना कि एक एक व्यक्ति को क्वेश्चन दिया जाए, चलो तुम ये बताओ, तुम बताओ, इससे आकलन हो जाएगा सभी का। लेकिन इसमें अध्यापक ने प्रश्न किया या फिर बोले कि चलो इस मुद्दे पर चर्चा करो, तो जिसको जो आता है उसने बोल दिया, जिसको नहीं आता चुप बैठ रहा। तो पर जो चुप पर बैठ रहा, पता नहीं उसको आता है या फिर उसने जानबूझ के नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पता नहीं चल पा रहा है ना। तो ये बोल दिया गया यहाँ पर एक वाक्य के रूप में कि इस विधि में प्रशिक्षुओं का आकलन करना कठिन होता है। ये भी इसकी सीमा हो गई। और देखते हैं अगली विधि कौन सी है टीचिंग की, यानी मिश्रित पद्धति के अंतर्गत। और अगली विधि कौन सी है, अगली विधि संगोष्ठी विधि, यानी कि सेमिनार मेथड। सेमिनार मेथड क्या है, सेमिनार होते हैं ना, आप लोगों ने भी अपने कॉलेज में या फिर किसी कोचिंग में सेमिनार ज्वाइन किया होगा। इसमें क्या होता है, सेमिनार छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि कम संख्या में भागीदार हो या फिर बड़ी संख्या में भागीदार तो बड़े हो जाएंगे। और सेमिनार के कुछ चरण होते हैं, यानी कि इसमें एक प्रक्रिया होती है कि पहला ये होगा, उसके बाद अगला चरण ये होगा, अगला चरण ये, पूरा एक कार्यक्रम होता है। तो इसमें जो सेमिनार के मुख्य चरण कौन से, इसमें मुख्य चरण 3 है। पहला है पेपर की तैयारी, यानी कि किस मुद्दे पर चर्चा होगी, उसके लिए पेपर तैयार किया जाएगा। फिर पेपर की प्रस्तुति, यानी कि जो मंच पे जो भी सेमिनार ले रहे होंगे, मंच पे पेपर प्रस्तुत किया जाएगा। और यहाँ पेपर तैयार कौन करेगा, जो भागीदार लोग हैं वो तैयार करेंगे। जो संगोष्ठी विधि होती है यानी सेमिनार मेथड, ये जो हम सेमिनार देखते हैं उनमें अंतर होता है। कोचिंग वाले सेमिनार मैंने ज्वाइन किए, उनका तो कुछ अलग ही रहता है, वो अपने हिसाब से सेमिनार की परिभाषा ही बदल देते हैं। हालांकि जो हमारे सिलेबस में है, हम वही से सेमिनार पढ़ेंगे जो हम देखते हैं, उससे मतलब नहीं कि पेपर क्वेश्चन आएगा इस सेमिनार वाले मेथड से, ना कि जो हम कोचिंग वाला सेमिनार देखते हैं उससे नहीं आएगा क्वेश्चन। उसके लिए हमें यहाँ पर फॉलो नहीं करना। इसमें क्या होता है, सेमिनार विधि में सबसे पहले पेपर तैयार किया जाता है, जो भाग लेते हैं वो लोग पेपर तैयार करते हैं, फिर मंच पर पेपर प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद उस पर चर्चा होती है, पेपर प्रस्तुत कर दिया, उसमें मुद्दे या प्रश्न जो भी विषय रहेगा वो सब दिया रहेगा पेपर में। उसके बाद चर्चा होगी, चर्चा में सेमिनार में जो मंच पर मौजूद लोग हैं, जो नीचे बैठे लोग हैं, वो सभी इसमें भागीदारी करते हैं। ये हो गया सेमिनार विधि, ठीक है। और सेमिनार विधि हो गई ये। और इसमें क्या होता है, इसमें लाभ कौन कौन से होते हैं, इसमें सीमाएं कौन कौन सी होती हैं, अब वो देखेंगे। इसका एक लाभ ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेंट है वो बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, जिस विषय पर चर्चा होगी उस विषय के लिए, तो उनकी सहभागीदारी होगी। तो उनकी सहभागीदारी से उनका जो एक गुण है ना, एक कौशल है ना, एक स्किल है ना सहभाग करने का, यानी सहभागिता करने का, पार्टिसिपेशन करने का एक कौशल होता है ना, वो विकसित होगा। क्योंकि ऐसे कोई सहभागिता तो नहीं कर नहीं सकता, जाके ऐसे बैठ जाए बस। पेपर बनाने में दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा, दिमाग इस्तेमाल करेगा, उसका सोचेगा उस विषय पर, तो उससे सोचने का कौशल, और उसके बाद वो पेपर बना के प्रस्तुत करेगा, तो प्रस्तुत करने का कौशल, फिर उसकी चर्चा में भाग लिया जाएगा, तो एक चर्चा हम कैसे करते हैं उसका कौशल। तो ये सभी कौशल विकसित हो गए, तो इसको एक कौशल के रूप में बोला जाएगा प्रस्तुति कौशल। क्योंकि यहाँ पर पेपर प्रस्तुति भी किया जा रहा है ना, तो इससे प्रस्तुति कौशल का विकास होता है। किनका, सहभागियों का, क्योंकि सहभागी जो है, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, वही तो पेपर बना के प्रस्तुत कर रहे हैं मंच पर। तो इससे क्या होगा, इससे सहभागियों का प्रस्तुति कौशल जो है, कोई चीज़ प्रेजेंट करने का कौशल जो है
विकसित होता है। ये क्या हो, ये भी इसका एक लाभ हो गया। अगला लाभ क्या है इस विधि का, सेमिनार मेथड का? ये विधि प्रशिक्षुओं के लिए, यानी जो पार्टिसिपेंट हैं, जो ट्रेनिंग है, जो उसमें भाग ले रहे हैं, उनके लिए किसी विशेष विषय को तैयार करने और उसमें योगदान देने का अवसर प्रदान करती है। क्योंकि ऐसे अवसर सभी को तो नहीं मिलते। पार्टी उसमें सेमिनार में जो लोग भागीदारी करेंगे वो वही तो, उन्हीं लोगों को तो अवसर मिलेगा कि जिस विषय पर चर्चा होनी उस विषय के लिए पहले पेपर तैयार करेंगे, और उस पेपर तैयार करने में जो भी अपना मानसिक योगदान है, सोचने समझने का, उसमें योगदान देंगे। तो ये अवसर सभी को नहीं मिलेगा ना। तो ये अवसर जिनको मिल रहा है एक प्रकार का लाभ ही है। तो ये भी एक लाभ हो गया कि इसमें प्रशिक्षुओं को उस विषय पर पेपर तैयार करने का, उस विषय को तैयार करने का और उसमें योगदान देने का अवसर मिलता है।